Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने द गॉडफादर मूवी देखी हो और उसे वो मूवी पसंद ना आई हो। अगर तुम किसी को भी ये उठ के बोलो कि द गॉडफादर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तुम्हारी फेवरेट मूवीज़ एवर मेड हैं, तो वो बंदा तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा। पार्ट 1 एंड 2, 3 नहीं। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि द गॉडफादर एक ऐसी मूवी है जिसका राइटर उसे कभी लिखना ही नहीं चाहता था, जिसका स्टूडियो उसे कभी बनाना ही नहीं चाहता था, उसका डायरेक्टर उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था और उसकी कास्ट को कोई जानता नहीं था। पूरी एक कम्युनिटी इस मूवी को बनाने के अगेंस्ट थी, पर फिर भी द गॉडफादर ऑफर्ड समथिंग नोबडी कुड रिफ्यूज। तो जानते हैं द गॉडफादर मूवी के प्रोडक्शन में आई डिफ़िकल्टीज़ के बारे में एंड हाउ इट वॉज ऑलमोस्ट नेवर मेड। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है 1965 में। एक 45 साल के सेमी फेल्ड ऑथर मारियो पूजो, जो कि रफ्तार और करण औजला से इंस्पायर्ड थे, मतलब जुए के आदी थे। वो $20,000 की उधारी में थे जुए की वजह से। तो उनके एक एडिटर फ्रेंड ने उनसे बोला कि तुम कोई माफिया थीम बुक क्यों नहीं लिख देते, क्या पता चल जाए। ये सोचकर मारियो पूजो ने द गॉडफादर बुक पर काम करना स्टार्ट किया। अब 2 साल बाद स्टोरी में एंट्री होती है हमारे मेन विलन की। नहीं, अल पचिनो का माइकल कॉर्लियोन नहीं, पैरामाउंट पिक्चर्स, जो कि 1967 में द गॉडफादर बुक के राइट्स खरीद लेती है $80,000 में। उस समय पूजो ने बुक कंप्लीट भी नहीं करी थी, इनफैक्ट सिर्फ 60 पेजेस ही लिखे थे, बट राइट्स पैरामाउंट पिक्चर्स खरीद लेती है। अब पैरामाउंट पिक्चर्स इस स्टोरी का मेन विलन क्यों है? क्योंकि उनको ना इस मूवी का डायरेक्टर पसंद था, ना उनको इस मूवी के एक्टर्स पसंद थे, ना उनको इस मूवी की सेटिंग पसंद थी, ना उनको इस मूवी का म्यूज़िक स्कोर पसंद था, और ना ही उन्हें इस मूवी का टोन पसंद था। अरे हद की बात तो ये है कि उन्हें इस मूवी का फेमस लोगो पपेट स्टिंग वाला, जो कि एस नील फुजीता ने बनाया था, वो भी नहीं पसंद आया। पैरामाउंट पिक्चर्स को इस मूवी के लिए एक इटालियन अमेरिकन डायरेक्टर चाहिए था। वजह, क्योंकि माफिया फैमिलीज़ की हेरिटेज इटालियन होती है, तो उन्हें लगा अगर किसी इटालियन डायरेक्टर से ही डायरेक्ट करवाएंगे तो बैकलैश कम मिलेगा। स्टूडियो की फर्स्ट चॉइस सर्जियो लियोन थे, बट उस टाइम वो अपनी खुद की एक गैंगस्टर मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका के काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने मूवी को मना कर दिया। पैरामाउंट पिक्चर्स ने 12 और डायरेक्टर्स को अप्रोच किया और उन सब ने भी इस मूवी को मना कर दिया, जिसमें फ्रांसिस फोर्ड कपोला भी इंक्लूडेड थे। फ्रांसिस फोर्ड कपोला को स्टूडियो का टेक नहीं पसंद था बुक के ऊपर। कपोला एक इंटेलेक्चुअल फिल्म बनाना चाहते थे जो कि पावर और सक्सेशन की लड़ाई के ऊपर बेस्ड हो, बट स्टूडियो चाहता था एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी, मसाला मूवी, जो कि माफिया को ग्लैमराइज करे। जब कपोला को ऑफर पसंद ही नहीं आया, तो फिर आखिरकार उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट क्यों की? दरअसल उसी समय के आसपास कपोला और जॉर्ज लूकस ने मिलके एक फिल्म स्टूडियो स्टार्ट किया था जिसका नाम था अमेरिकन ज़ोट्रोपी, और उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। तो लूकस ने कपोला को कहा कि देख, ये एक डूबते को तिनके के सहारे जैसा है, तू ये प्रोजेक्ट ले, जो भी स्टूडियो चाहता है वो बनू के दे दे, पैसा ले, निकल, और फिर तू जो बनाना चाहता है बना लियो। फाइनली कपोला मान गए। कपोला की खुद की इटालियन हेरिटेज भी काम नहीं आई जब इटालियन अमेरिकन स्टिल मूवी से ऑफेंड हो गए। उन्होंने कहा कि हर मूवी में हमें बार बार क्रिमिनल्स ही बनाया जाता है, और इससे उनका पूरी तरह मन भर गया था। एक फैमिली प्रोफाची, जिसको बाद में कोलंबो फैमिली भी बोला गया, ये एक क्रिमिनल फैमिली थी ऑफ इटालियन अमेरिकन हेरिटेज। उन्होंने इटालियन अमेरिकन सिविल राइट्स लीग स्टार्ट करी 1969 में, और उन्होंने डिमांड करी कि इस मूवी की स्क्रिप्ट से माफिया और कोसा नॉस्ट्रा जैसे वर्ड्स हटा दिए जाएं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिमांड करी कि इस मूवी के प्रीमियर पे जितने भी पैसे मिले वो उस फैमिली को डोनेट कर दिए जाएं, जिससे कि वो एक नया हॉस्पिटल बना सकें। जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, तब कोलंबो फैमिली ने मूवी के सेट से $1 मिलियन वर्थ से भी ज़्यादा के इक्विपमेंट चुरा लिए, और साथ ही पैरामाउंट पिक्चर्स के एक एग्जीक्यूटिव रॉबर्ट एवंस को कॉल करके उनकी पत्नी और बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। फाइनली स्टूडियो और कोलंबो फैमिली के बीच समझौता हो गया। स्टूडियो ने मूवी की स्क्रिप्ट से माफिया जैसे वर्ड्स हटा दिए,
और फाइनली फैमिली ने उस मूवी को अपनी ब्लेसिंग्स दी। मूवी में डॉन वीटो कॉर्लियोन का रोल करने के लिए बहुत एक्टर्स एक्साइटेड थे। स्टूडियो की पसंद थे लॉरेंस ओलिवियर, लेकिन मारियो पूजो अड़ गए। उन्होंने मार्लोन ब्रांडो को एक लेटर लिखते हुए कहा कि वही एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनको वो द गॉडफादर का रोल प्ले करते हुए देखते हैं, लेकिन स्टूडियो मार्लोन ब्रांडो के पैसे देने के लिए तैयार था नहीं। तो मार्लोन ब्रांडो को ये मूवी फ्री में साइन करनी पड़ी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, उन्हें एक पर्सनल बॉन्ड भी देना पड़ा स्टूडियो को, ये कहते हुए कि अगर मूवी के कोई भी लॉस होते हैं तो उसका पैसा मार्लोन ब्रांडो खुद अपनी जेब से भरेंगे। माइकल कॉर्लियोन के रोल के लिए पैरामाउंट पिक्चर्स रॉबर्ट रेडफोर्ड या रायन ओनील को चाहते थे, लेकिन कपोला थिएटर एक्टर अल पचिनो को लेके ऑब्सेस थे। हालांकि अल पचिनो तब आज जितने फेमस नहीं थे, उन्होंने तब सिर्फ एक ही मूवी करी थी और उन्हें लगभग कोई नहीं जानता था। जब अल पचिनो ऑडिशन के लिए आए तो वो तैयार भी नहीं थे और उन्हें अपना सीन याद भी नहीं था। मारियो पूजो भी उनका ऑडिशन देख के इम्प्रेस नहीं हुए और कोई भी ये नहीं चाहता था कि अल पचिनो माइकल कॉर्लियोन का रोल प्ले करे, लेकिन फ्रांसिस फोर्ड कपोला के चलते अल पचिनो को ये रोल मिल गया। द गॉडफादर मूवी ओरिजिनली 1945 से लेकर 1955 तक के न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड थी, लेकिन पैरामाउंट पिक्चर्स कॉस्ट कटिंग करना चाहते थे, तो उन्होंने कपोला से कहा कि आप स्क्रिप्ट को 1972 के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइज कर दीजिए ताकि सेट्स की डिज़ाइन करने का खर्चा बच सके, और साथ ही इस मूवी की स्टोरी को न्यूयॉर्क से लेकर कैंसस सिटी शिफ्ट कर दीजिए, जहां पर ऑब्वियसली शूटिंग न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में सस्ती पड़ेगी। लेकिन कपोला ने इस दोनों बातों से साफ इनकार कर दिया और इस मूवी के लिए $5 मिलियन के बजट और 80 दिन की शूटिंग विंडो की डिमांड करी। पैरामाउंट ने उनको 53 डेज़ का टाइम दिया और पैरामाउंट ने साथ ही कपोला को थ्रेटन भी करा कि अगर वो स्टूडियो की डिमांड्स नहीं मानेंगे तो स्टूडियो उनको फायर कर देगा। लेकिन मार्लन ब्रांडो और अल पचिनो अड़ गए कि अगर फ्रांसिस फोर्ड कपोला फायर होंगे तो वो भी ये प्रोजेक्ट छोड़ देंगे। फाइनली पैरामाउंट पिक्चर्स को कपोला की मांगे माननी पड़ी। मूवी शूट करते टाइम कपोला को रोज़ आज कितनी मूवी शूट करी उसकी फुटेज स्टूडियो को भेजनी पड़ती थी, ताकि स्टूडियो इस बात पे नज़र रख सके कि मूवी पर कैसा काम चल रहा है। और वो पूरे समय पड़ोस वाली आंटी की तरह मूवी की बुराई करते रहते थे। वो कभी कहते थे ये मार्लन ब्रांडो इतना बड़बड़ा क्यों रहा है, कभी कहते थे इस मूवी की लाइटनिंग इतनी डार्क क्यों है, कुछ दिख ही नहीं रहा, और कभी कहते थे इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना बेकार क्यों है, इससे अच्छा म्यूजिक तो टोनी कक्कड़ बना लेता है। मज़े की बात तो ये है कि पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक बैकअप डायरेक्टर भी तैयार कर रखा था कि अगर कपोला ने और कोई दिक्कतें खड़ी करी या उनका काम उन्हें पसंद नहीं आया तो वो कपोला को फायर करके तुरंत उस दूसरे डायरेक्टर को इस काम पर लगा देंगे। लेकिन फाइनली एक ऐसा सीन आया जिसने कपोला की जॉब और इस पूरे प्रोजेक्ट को बचा लिया। मैं आपके लिए ये सीन स्पॉइल तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये सीन द गॉडफादर पार्ट 1 के बीच में आता है, जब माइकल कॉर्लियोन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एंड फाइनली द मास्टरपीस द गॉडफादर वाज सेव्ड, नहीं तो आज हम भी बैठ के पैरामाउंट पिक्चर्स के बारे में यही कह रहे होते। Look how they massacred my boy. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही फर्दर मूवी डिस्कशंस, रिव्यूज़ और बाकी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।